बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेक्शन सी मॉडल पेपर को सेक्शन सी स्टार्ट करने लगे हैं, और वो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस से रिलेटेड, और लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सटेंडेड क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपने देने हैं। 20 मार्क्स का सेक्शन सी है आपके पास, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, और के साथ आपके पास गिवन है हर क्वेश्चन का जो है वो 5 नंबर है, 5 मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के। और डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे जो है वो कर दी हुई है कि किस किस तरह से, ताकि आपको अटैम्प्ट करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट तो MCQ थे, सेकंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, और ये थर्ड जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम के 2.5 मार्क्स हैं, और नीचे आपके पास ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है। हर एक की जो है वो एक एग्जांपल भी साथ में एक्सप्लेन करनी है। तो एग्जांपल का भी जो है वो हर की जो एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है उसका भी 2.5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग के बारे में बताना है, और AI के बारे में बताना है, और इन दोनों का जो है वो डिफरेंस भी बताना है। कि तो दोनों की डेफिनेशन 1 मार्क्स की, मतलब 2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों का जो है वो डिफरेंस 3 मार्क्स का आपको बताना होगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स का आपको बताना है, तो दोनों के डिफरेंसेस में आपको 3 पॉइंट्स तो लाजमी ही लिखने होंगे, लिखने चाहिए। क्लियर? तो चलते हैं अपने जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ। तो आपके पास ये जो है वो सबसे पहले तो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में आपके पास मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आप जो है वो 2 पॉइंट्स भी दे दें, या 3 नहीं, 2 नहीं तो 3-4 पॉइंट्स दे दें तो इनफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल सिस्टम क्या है कि नेचुरल सिस्टम जो है वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती है, ह्यूमन नहीं बनाता, बल्कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेचर ही इसे बनाती है और एग्जिस्ट नेचुरली कर रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई मुदाखलत बनाने में कोई ह्यूमन का काम नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होती है। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए लोग ही, ह्यूमन ही इसे जो है क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट जो है वो ये बेस करता है फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल लॉज पे। नेचुरल सिस्टम जो है वो और जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो रूल्स, एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर्स जो इंसान, ह्यूमन बनाते हैं उस पर बेस कर रहा होता है, ठीक। और नेचुरल सिस्टम जो है वो मेंटेन खुद ही नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से मेंटेन हो जाता है, और लेकिन इसको ज़रूरत पड़ती है, इट नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स टू फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है, इसको जो है वो अपडेट करना पड़ता है साथ साथ। जबकि जो नेचुरल होता है इट मेंटेन्स दैमसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये इट चेंजेस ओवर टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक इवेल्यूएशन जैसा कि है, और भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू जो है वो टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल आपके पास सिस्टम है वो मतलब चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, स्टैटिक भी रहता है, जैसे कि बिल्डिंग वहीं रहती हैं, ठीक है। उसमें रेवोल्यूशन जो है वो माइनर से अगर करनी हो तो लेकिन वहीं पे एग्जिस्ट करती है आपके पास, ठीक है। और जो डायनामिक की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हैं वो अपडेट किए जाते हैं, नए से नए बनाए जाते हैं, ठीक। और एग्जांपल्स की बात करें नेचुरल सिस्टम में, इको सिस्टम है, वेदर पैटर्न है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और क्या कहते हैं हम, अगर पौधों में हम प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस आपके पास जो सिस्टम है चल रहा, वो आपके पास नेचुरल सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क का सिस्टम है, रोबोट्स का सिस्टम है, और वो बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स ही कहलाएंगे। जैसा कि आपके पास स्कूल सिस्टम की बात कर लें, ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम कह लें आप, और इस तरह के जो सिस्टम्स ह्यूमन बनाते हैं वो आ जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर, ठीक। तो ये होप्स आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसके जो एक्सप्लेनेशन मांगी थी इन्होंने एग्जांपल की, वो हर की। तो ये आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम,
नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज नेचुरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पे मुश्तमिल ये एक नेचुरल सिस्टम है और इसमें आपके पास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. और इसके अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास जो है वो वाटर है, सॉयल है और सनलाइट है. ठीक, ये नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे और ये मिला के एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक है, नेचुरल सिस्टम बना रहे हैं. अब ज़ाहिर सी बात है जो फॉरेस्ट है उसके अंदर हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वाटर सॉइल भी होते हैं, सनलाइट भी आ रही होती है. ठीक है, ecosystem operates based on natural process like photosynthesis, decomposition and nutrient cycling. ठीक, और जो आपके पास है क्या कहते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपके पास आ जाती है आर्टिफिशियल में. वो आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाता है. ठीक, और आर्टिफिशियल सिस्टम के एग्जांपल में हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को. ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल system designed to regulate and optimize traffic flow in urban areas. urban areas में, शहरों के इलाकों में जो ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक फ़्लो है, उसको देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए जो है वो ये डिज़ाइन सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है. और इसमें मुश्तमिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, शामिल होती हैं इसमें कंपोनेंट्स. ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि इकट्ठे मिल मिला के काम करते हैं और मिनिमाइज कंजेशन यानी कि ओवरलोडिंग कह लो, बर्डन कह लो, जो आपके पास ट्रैफिक बर्डन आ जाता है उसको कम करते हैं और रिड्यूस ट्रैफिक टाइम को और सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं. ट्रैफिक टाइम जो है वो कम करते हैं और ये सब सारा कुछ जो है ये कंपोनेंट्स मिला के जो है वो बनाते हैं आपके पास ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन फुल कंप्लीट. और में जो था हमारे पास उसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला हुआ था. तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये आपके पास क्या है कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है सबसे पहले. और मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, मशीन लर्निंग जो होती है सबसेट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. कैसे, आपके पास मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होती है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वाइड रेंज में होती है, ब्रॉडर होता है और उसके अंदर ही उसी के अंदर से मशीन लर्निंग निकलती है. और इसमें ट्रेनिंग जो एल्गोरिदम्स होते हैं जो मशीन बनाई जाती है, जो ट्रेनिंग के थ्रू निकाली जाती है मशीन, इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. पहले से प्रोग्राम नहीं किया जाता है उसको, बल्कि क्या किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है एल्गोरिदम्स को. बार बार जो है वो प्रिडिक्ट करवाया जाता है, उसके डिसीजंस लिए जाते हैं उससे कैसे ट्रेनिंग दे के, उसको ट्रेनिंग दे के जो है वो ये काम करवाया जाता है. और इस तरह से जो मशीन बनती है वो मशीन लर्निंग कहलाती है. वो टर्म जो है वो मशीन लर्निंग कहलाती है. ठीक है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है एल्गोरिदम्स लर्न करने के लिए ताकि जो डाटा और आपके पास उसको दिया जा रहा है मशीन को, वो उसको प्रेडिक्ट कर सके और डिसीजंस ले सके उसके मुताबिक. ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रॉडर फील्ड होती है और इसका मकसद इंटेलिजेंट मशीन्स को क्रिएट करना है. और मशीन क्रिएट, जैसे कि मशीन लर्निंग वाली मशीन क्रिएट करेगा वो कौन सी मशीन होगी, उसमें ट्रेनिंग शामिल होगी. ठीक है, और जो आपके पास इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन बनाती है, ऐसी मशीन बनाती है जो टास्क ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म करती है और डिसीजंस लेती है और रीजनिंग पेश करती है, लर्निंग भी करती है. ये सारे काम मिल मिला के करती है और ह्यूमन लाइक जो परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, उसकी ऐसी बनाई जाती है कि उसकी परसेप्शन इस तरह से हो. ठीक, तो ये आपके पास आ जाता है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की डेफिनेशन. अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की. तो ये आपके पास मशीन लर्निंग और ये आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन लर्निंग जो है वो हमने बात कर ली कि एआई का सबसेट होती है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ब्रॉडर फील्ड है दैट एनकम्पस मशीन लर्निंग एंड अदर अप्रोचेस.
सेकंड पॉइंट है कि इसका मेन मकसद जो है वो मशीन को लर्न करवाना है डाटा के थ्रू, ताकि ये जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, डिसीजंस ले सके और प्रिडिक्शन कर सके, ठीक। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद जो है वो सिर्फ बिल्ड करना है मशीन को, ताकि उसकी थिंकिंग जो है ह्यूमन लाइक थिंकिंग जो है वो एबिलिटी ऐसी रखता हो, ठीक है। जैसे ह्यूमन थिंक करता है और परसेप्शन करता है, ह्यूमन जैसे रीजनिंग पेश करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसी तरह से ये मशीन भी करे, ठीक है। लाइक बेस्ट एग्जांपल इसकी रोबोट होती है। और नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस है, इट एनेबल्स कंप्यूटर्स टू मेक प्रिडिक्शन और डिसीजंस विदाउट एनी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसको पहले से प्रोग्राम नहीं किया जाता, बल्कि इसको इस काबिल बनाया जाता है ये प्रिडिक्शन और डिसीजंस ले सके। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें रूल बेस्ड सिस्टम डाला जाता है, सिंबॉलिक रीजनिंग होती है और दूसरी टेक्निक्स इसमें डाली जाती हैं। कुछ टेक्निक्स के थ्रू ये जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है या एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक। एग्जांपल्स की बात करें तो इमेज रिकॉग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, ये आपके पास मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम यूज़ करते भी हैं, जैसे चैट जीपीटी है वगैरह वगैरह, ठीक। और जो आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल, उसमें सबसे बेस्ट तो रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये आपके पास आ जाएगी इसकी एग्जांपल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, आपने ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है? फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, एक नंबर लेना है, रीड कराना है, यूज़र ने रीड करना है नंबर, और उसका जो है वो बताना है कि वेदर वो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या ज़ीरो है, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसके सिंबल्स का पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। जो सिंबल्स आपको पता होगा कि किस काम के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, तो ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो सिंबल यूज़ होगा वो ओवल का शेप सिंबल यूज़ होगा, जिसको हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट के लिए हम ओवल शेप यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर रीड करवाने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं उसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सिंबल के अंदर हम इनपुट लिखते हैं, या रीड लिख लो आप नंबर, ठीक है, रीड नंबर लिख लें या इनपुट नंबर लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डिसीजंस लेने, कैसे ये जो नंबर वेदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, कैसे करेंगे। जारी सी बात है, हम डिसीजंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें, और डिसीजंस के लिए डिसीजन सिंबल यूज़ होता है जिसको डायमंड सिंबल कहते हैं। और वो डायमंड सिंबल जो है वो क्या करेगा, आपको आंसर देगा येस और नो में। वेदर अगर हम कहेंगे नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो वो उसका आंसर आपको दे देगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो का आंसर दे देगा कि ये नेगेटिव नंबर है। और इक्वल टू ज़ीरो थर्ड ऑप्शन आपके पास बच जाएगा इक्वल टू ज़ीरो का, तो वो आपको आउटपुट में दे देगा। तो इसका अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा, जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर रही थी, ठीक। तो ये 1+4, 1 जो है वो आपको मिलेंगे शेप्स के, और उसके बाद आप बाकी जो है वो 4 इसकी अच्छे से शेप्स आप जो ड्रॉ करेंगे उसका 1 नंबर, ठीक है। रेलिवेंट जो सिंबल्स हैं वो, और बाकी इसका जो डाटा है उसका राइट। नेक्स्ट आपके पास और में जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। आपने जावा स्क्रिप्ट फंक्शन बनाना है, और उसका फंक्शन का नाम जो है वो कैलकुलेट ग्रेड होगा, और उसमें मार्क्स जो हैं वो आपने लेने हैं। मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के आपने टेक करने एज एन इनपुट, ठीक है, इनपुट के तौर पे लेने हैं, यानी कि यूज़र सेंटर करवाने हैं, और रिटर्न करना है उसने बेस ग्रेड जो है वो रिटर्न करना है। किस बेस पे डिसीजंस यहाँ पे हम लेंगे कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ होगी, ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ होगा। कैसे, एल्स इफ़ आ रहा है, फिर उसके बाद एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, इस तरह से हम करेंगे, और इस तरह से जो है वो एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी। तो इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, तो हम ग्रेड ए प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और अगर मार्क्स एल्स इफ़ में आ जाएगा आपके पास मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन इक्वल टू 89, तो आपके पास जो है वो ग्रेड बी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू बी। और सी कैसे आएगा, जब हम कहेंगे कि एल्स इफ़ ब्रैकेट में मार्क्स या एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 69, तो आपको प्रिंट करके दे देगा सी। और अदरवाइज़ आपके पास एल्स में आ जाएगा, एल्स ऑप्शन हम देंगे और उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाते, उसमें हम ग्रेड एफ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1+4 मार्क्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है।
कि आप फॉर्मेट सही तरह से कोडिंग जो स्टार्टिंग उसका होगा, अगर आपने फॉर्मेट ठीक तरह से किया हुआ है तो उसका 1 नंबर, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने किया है तो उसका आपके पास 4 नंबर्स बन जाएंगे। आपको अगर कोडिंग का पता है, जावा स्क्रिप्ट की कौन सी कोडिंग है, उसका जनरल फॉर्म आपको पता है तो उसका 1 नंबर बन जाएगा। अगर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना आपको आता है, सिंबल्स अच्छे से यूज़ करना आपको आते हैं तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से ये 1+4 डिस्ट्रीब्यूशन है। और फ्लो चार्ट में स्टार्ट का सिंबल रीड एन वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 तो ट्रू के केस में ये आपको प्रिंट करके दे देगा। n इज़ पॉजिटिव नंबर और फॉल्स के केस में अगेन कंडीशन चेक होगी कि अच्छा ग्रेटर देन 0 नहीं है तो लेस देन 0 है क्या। अगर लेस देन 0 में नो होगा तो प्रिंट n इज़ 0 हो जाएगा, और अगर येस होगा तो नेगेटिव नंबर प्रिंट करके दे देगा। और इन सब का जो है वो यहाँ पे स्टॉप हमने करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगी इसकी। और नेक्स्ट आपके पास जो था हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाना था कैलकुलेट ग्रेड के नाम से। तो ये HTML आ जाएगा, हेड का टैग आ जाएगा, और टाइटल के अंदर ग्रेड कैलकुलेटर हम दे देंगे, और हेड क्लोज, टाइटल भी क्लोज हेड भी क्लोज। उसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी का टैग लगाना है। बॉडी के टैग के अंदर H2 ग्रेड कैलकुलेटर, ग्रेड कैलकुलेटर हम देंगे। H2 हेडिंग है हमारी उसके अंदर। उसके बाद इनपुट का टैग आएगा, और इनपुट के अंदर id इज इक्वल टू मार्क्स, टाइप हमने देना है नंबर। ये जरी सी बात है, मार्क्स जो है वो नंबर्स में एंटर करवाए जाते हैं। और प्लेस होल्डर ये आपको सिंबल बना के देगा। इसका जो है वो मैं आपको आउटपुट भी शो करवाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एंटर मार्क्स आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मार्क्स जो है वो एंटर करेगा। और उसके बाद बटन ऑन क्लिक का बटन हमने यूज़ करना है, यानी कि क्लिक जब मैं करूँ उस पर क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कैलकुलेट ग्रेड का फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब ये कैलकुलेट ग्रेड का फंक्शन क्या है ये हम देखते हैं फंक्शन में। और कैलकुलेट ग्रेड उस जो बटन है उस पर क्या लिखा हुआ हो, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए एंड कैलकुलेट ग्रेड। सबसे पहले तो आपके पास जो इनपुट का बॉक्स बनाएगा उसके अंदर प्लेस होल्डर एंटर मार्क्स, यानी कि मार्क्स एंटर करने हैं वो लिखा होगा, और वहाँ पे मैं मार्क्स एंटर करूँगी जिसके मैंने ग्रेड बताना है, उससे रेलिवेंट ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करके दे, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 66 लिखा है, वहाँ पे एंटर मार्क्स की जगह पे जो इनपुट प्लेस होल्डर है वहाँ पे, तो कैलकुलेट ग्रेड पे जब क्लिक करूँगी उस बटन पे तो आपको वो उसके रेलेवेंट जो भी ग्रेड आना चाहिए वो कैलकुलेट करके आपको मतलब ग्रेड निकाल के दे देगा, ठीक है। तो पी का टैग है, अब ये बटन का टैग क्लोज हो चुका है। इनपुट का टैग जो है वो सिंगुलर टैग है, सिंगल टैग है, ठीक है। पी का टैग है नेक्स्ट आपके पास id ग्रेड नीचे हम यूज़ कर लेंगे, id ग्रेड में आ जाएगा। उसके बाद स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हमने कोड लिखना था जावास्क्रिप्ट में, तो स्क्रिप्ट आ गया फंक्शन कैलकुलेट ग्रेड। अब ये फंक्शन बना रहे हैं हम, और इसमें हमने वेरिएबल्स 2 ले लिए, एक मार्क्स और एक ग्रेड के नाम से। अब मार्क्स यहाँ पे एंटर करवाने हैं, यूज़र से लेने हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मार्क्स, और ये डॉट वैल्यू के ज़रिए से वो यूज़र से आप ले सकते हो, ठीक है। डॉट वैल्यू जब हम दे देंगे तो वो यूज़र से आप एंटर करवा पाओगे। उसके बाद वेरिएबल ग्रेड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ग्रेड, तो ग्रेड उससे रेलिवेंट जो है वो आपको ये कैलकुलेट करके दे, इसलिए ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा। और उसके बाद आपके पास ये कंडीशंस जैसे मैंने आपको बताई थी, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आपको क्या करेगा, ग्रेड जो है वो ग्रेड ए प्रिंट करके देगा। इनर टेक्स्ट क्या आएगा, ग्रेड ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और 90 के दरमियान में है, मतलब या हम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 89 भी लिख सकते थे, तो मतलब कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ग्रेड आएगा, बी आएगा, और ये रेंज आपके पास होगी तो सी ग्रेड आएगा। इसी तरह से ये एल्स इफ में आपके पास जो है वो एफ ग्रेड आ जाएगा, और लास्ट में एल्स इनपुट इनवैलिड इनपुट जो है वो की हुई है। तो ये आपके पास इसका कोड हो गया। अब इसके आउटपुट में आपको दिखा देती हूँ, एक बार आउटपुट भी आप देख लें कि क्या इसकी आउटपुट आएगी। और ये क्वेश्चन जो है ना वो आपकी बुक के अंदर जो एक्टिविटी थी उसका क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में एक्टिविटी नहीं, जो बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटी थी वहाँ से क्वेश्चन ये दिया गया है, वो भी शो कर देती हूँ आपको। चलो, ये जो आपके पास पेज नंबर 113 में एक्टिविटी है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो उठाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, इसलिए आपको बताने का मकसद ये था कि एक्टिविटीज़ भी सारी आपको जो है वो करनी है, ठीक है। लैब एक्टिविटीज़ भी आप अच्छे से करिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक। लैब एक्टिविटीज़ भी और ये अंदर की एक्टिविटीज़ भी आपने सारी करनी है। और जो इसकी आउटपुट है वो आप देख लेते हैं।
ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास मैंने रन किया यहाँ, ये मैंने रन किया और ये आप देख सकते हो इसकी आउटपुट इस तरह से शो होगी, ठीक। और ये दरमियान में जो इनपुट टैग के अंदर एंटर मार्क्स लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर में हमने लिखा था ना एंटर मार्क्स, तो ये एंटर मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये बटन क्लिक करेंगे तो आपको आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 67 करती हूँ और ये मैंने कैलकुलेट ग्रेड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ग्रेड सी उसने वैलिड जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया आउटपुट, ठीक। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो वर्क करता है। आप ये 76 करें तो आपको बी ग्रेड जो है वो एंटर करके दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से 100 हम करते हैं तो आपको ए ग्रेड जो है वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक। तो ये इस तरह से वर्क करता है। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्यूटिंग इनोवेशन की जो है वो आपने डेफिनेशन बतानी है और उसके अलावा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मतलब ऑन सोसाइटी, इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कंप्यूटिंग इनोवेशन के, और इन्वायरमेंट में इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए 2 नंबर और 2 नंबर इम्पैक्ट्स ऑन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी 2 नंबर मिल जाएंगे, और कंप्यूटिंग इनोवेशन की जो डेफिनेशन है उसके 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर भी देखते हैं। उससे पहले आपके पास बिग डाटा की डेफिनेशन है, बिग डाटा की डेफिनेशन का 1 नंबर, और फिर आपने डिस्क्राइब करना है एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ में जो आप एक्सप्लेन करोगे उसके 2 नंबर, और हेल्थ केयर में और मैन्युफैक्चरिंग में जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसका भी 2 नंबर। तो इस तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कंप्यूटिंग इनोवेशन की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटिंग इनोवेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की को अप्लाई करना, उसको डेवलप करना ताकि नए प्रोडक्ट सर्विसेज और जो प्रोसेसेस वो क्रिएट किए जा सकें। इस ये कंप्यूटिंग इनोवेशन की डेफिनेशन है। इनोवेशन मतलब ईजाद करना, नई चीज़ लेके आना, नया सामने लेके आना, नई चीज़ निकालना, ठीक है। इसकी सेकंड डेफिनेशन कंप्यूटिंग इनोवेशन इज़ Computing innovation is the process of using computers to create new and better ways of doing things। नई चीज़ें लेके आना, नई चीज़ें करना, जैसा कि आपके पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं या प्रोसेसेस वगैरह हैं, ताकि आप अपनी लाइफ इजी बना सकें, फास्टर और मोर कन्वीनियंट बना सकें, ठीक है। 1 नंबर तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी है, जॉब डिस्प्लेसमेंट है, और इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी या कह लो कि डिक्रीज ह्यूमन इंट्रैक्शन है, और दूसरा साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट है। ये सोसाइटी पे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट मतलब जॉब कम होती जा रही है एआई पावर्ड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और ऑटोमेशन की वजह से, जो है वो ह्यूमन वर्कर की रिप्लेसमेंट हो जाती है ना, एआई ने जगह ले ली है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर्स में। मतलब जो टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करवाने हैं या इजीली ऑटोमेटेड हो जो किए जा सकते हैं, उनको जो है वो हम अब एआई की मदद से करवा लेते हैं। तो इस वजह से जॉब जो है वो कम हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है जॉब की, ह्यूमन वर्कर्स की। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज्ड ह्यूमन इंट्रैक्शन की बात करें तो ओवर रिलायंस जो है वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे, इससे क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कम होती जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पावर्स जो है वो कम होती जा रही हैं। इंसान का पूरा डिपेंडेंस जो है वो टेक्नोलॉजी पे हो गया, टेक्नोलॉजी से उठा के जो है वो चीज़ दे देते हैं। मतलब जो भी हमें चीज़, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हम वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और इसके अलावा मतलब फोकस कम हो गया है, ठीक है। और थिंकिंग हमारी कम हो गई है, क्रिएटिविटी कम हो गई है, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो गई है, और इसके अलावा जो लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी कम हो गई है, ठीक है। कंप्यूटर इंट्रैक्शन, ह्यूमन इंट्रैक्शन कम हो गया है, क्योंकि हम अब ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी या मोबाइल की ही मदद से बात कर लेते हैं, फ़ेस टू फेस मुलाकात कम अब होती है, ऐसे ही है ना। तो नेक्स्ट आपके पास साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात करें तो साइबर बुलिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हैज़ एनेबल्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ बुलिंग एंड हैरेसमेंट के, और बुलिंग के चांसेस न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि नई से नई फॉर्म्स सामने आ रही हैं, जिससे जो है वो सीरियस नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो ये आपके पास सोसाइटी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। अब हमारे पास है एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ई वेस्ट है,
रैपिड ऑब्सोलेंसेस जो होती हैं डिवाइसेस की, मतलब उसकी वजह से, डिवाइसेस की वजह से आपका ज़्यादा यूज़ की वजह से लेक ऑफ जो इफ़ेक्टिव रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स हैं वो आपका कम होता जा रहा है, रिसाइकलिंग प्रोग्राम कम होता जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से वेस्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, जिसकी वजह से मतलब कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस हैं उनकी प्रोडक्शन में आपको जो ऐसे ऐसी चीज़ों की रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है जो कि अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं, या आपके पास दूसरे ऐसे रिसोर्सेज जिनका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की वजह से, ठीक। ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, किस वजह से? एनर्जी कंजम्पशन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम की एनर्जी कंजम्पशन, मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की ट्रांसपोर्टेशन है, आमद-रफ्त है यहाँ से वहाँ लेके जाने, उस वजह से भी जो है कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जब गैस एमिशन ज़्यादा होगी तो क्लाइमेट पे भी चेंज आएगा, ठीक है, उस पर भी असरअंदाज होगी ये चीज़। और नेक्स्ट जो हमारे पास और भी क्वेश्चन था, बिग डाटा की डेफिनेशन क्या है कि रेफर्स टू द वास्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का अमाउंट, वास्ट अमाउंट जो है वो बिग डाटा कहलाती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल जो है वो डेली ये वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस डाटा में वेरियस सोर्सेज आपके पास शामिल हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया से ले रहे हो, सेंसर्स के यूज़ कर रहे हो, कस्टमर ट्रांजैक्शन हो रही है, या इसके अलावा और भी सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। और बिग डाटा की कैटेगरीज़ की बात करें तो वॉल्यूम, वेलोसिटी और इसके अलावा वैरायटी के ज़रिए से बिग डाटा जो है वो आपका कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। बिग डाटा जो है वो उसकी कैटेगरीज वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटीज़ हैं। आपके कोर्स में इतने ही है, इसलिए मैंने बाकी स्किप कर दिया और यही आपके कोर्स में शामिल किया है। तो नेक्स्ट अब इसका पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केयर। एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केयर की बात करें तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में आपके पास जो एनालाइजिंग पेशेंट डाटा टू प्रिडिक्ट डिजीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए पेशेंट का डाटा एनालाइज करना ज़रूरी होता है, ताकि उसके रीएडमिशन या उसकी जो ट्रीटमेंट है इफ़ेक्टिवली किया जा सके। उसके लिए बिग डाटा इम्पॉर्टेंट है, उसकी मतलब पेशेंट्स की एनालिसिस डाटा के ज़रिए से, बिग डाटा के ज़रिए से की जा सकती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें तो यूजिंग जेनेटिक डाटा एंड मेडिकल हिस्ट्री का बताओ हो, जेनेटिक डाटा का को यूज़ करके जो आप ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के, पेशेंट्स के इंडिविजुअल प्लान्स जो हैं वो बेटरली, ट्रीटमेंट प्लान्स आप बेटरली कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेडिसिन भी उसके अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बिग डाटा इन मैन्युफैक्चरिंग कैसे हेल्प करती है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, एनालाइजिंग सेंसर डाटा फ्रॉम इक्विपमेंट टू प्रिडिक्ट मेंटेनेंस नीड्स एंड रिड्यूस डाउन टाइम रिड्यूस हो जाता है इससे। और इसके अलावा मेंटेनेंस भी बेटर होती है, प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि मेंटेन कौन सी चीज़ रहेगी, कौन सी नहीं। इक्विपमेंट से आप सेंसर्स के डाटा को सेंस करके जो है वो ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं। और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि डाटा एनालिटिक्स की मदद से हम जो है वो प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोसेस मॉनिटर हो जाते हैं। और इसके अलावा क्वालिटी इश्यूज भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब इस फ़लाँ चीज़ में हमें जो है वो इशू तो नहीं है कोई, अगर रियल टाइम कोई इशू बन रहा है तो हम उसको डिटेक्ट करके उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, क्रिएट अ वेब पेज इन HTML विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने HTML पेज बनाना है। सबसे पहले तो आपके पास सूटेबल जो है वो हेडिंग इंट्रोड्यूस करवाना, कोई भी पेज आप हेडिंग का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सूटेबल हेडिंग बनानी है आपने, और उसके बाद उस हेडिंग के नीचे आपने एक पैराग्राफ का टैग लगाना है, पी का टैग लगा के आपने पैराग्राफ एंटर करना है। और पैराग्राफ एंटर करने के बाद उसके साथ आपको पिक्चर भी इंसर्ट करनी है। इमेज का टैग हम लगाएंगे IMG, इमेज के टैग के अंदर सोर्स हम लगाएंगे और सोर्स के अंदर हम जहाँ से डाटा उठाना होगा वो सोर्स दे देंगे, ठीक है।
और उसके बाद लिंक हमने एंटर करना है, और लिंक के लिए हम क्या करते हैं, एंकर का टैग लगाते हैं, यानी ए का टैग लगाते हैं, और उसके आगे href एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसमें हमने वेबसाइट के बारे में बताना होता है, ठीक। और सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे चेंज करेंगे, स्क्रिप्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, ये अभी आपको बताएंगे। उसके बाद ये और में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल वांट्स टू सेट अप नेटवर्क सिस्टम वेयर एवरी क्लासरूम कंप्यूटर कैन शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज इजीली। एक ऐसा स्कूल है आपके पास जो कि नेटवर्क सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, और वो कैसे कर रहा है कि जहाँ पे क्लासरूम के हर क्लासरूम के कंप्यूटर्स जो है वो फाइल्स और रिसोर्सेज शेयर कर पाएँ, ठीक। और वुड इट बी बेटर, अब यहाँ पे वो बता रहा है तमाम कंप्यूटर्स को जो है वो एक ही लाइन के अंदर मतलब कनेक्ट करना चाहिए जैसे बस में होता है, या फिर हमें हर कंप्यूटर को जो है वो एक सेंट्रल हब के ज़रिए, सेंट्रल सर्वर के ज़रिए से जो है वो कनेक्ट करना चाहिए जैसा कि स्टार टोपोलॉजी में होता है। तो ये आपने बताना है कि कौन सा बेटर है, डिसीजन आपने लेना है, रिकमेंड क्या करोगे आप, कौन सा बेटर है, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। और दूसरा आपने कंपेयर और कंट्रास्ट बताना है, कंपैरिजन बताना है इन दोनों का आपस में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट, साइज एंड आर्किटेक्चर। अपने हिसाब से नहीं बताना, बल्कि यहाँ पे आपने इस रेफरेंस से डिफरेंसेस बताने हैं, इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से डिफरेंसेस बताने हैं। तो 4 पॉइंट्स इसके बन जाएंगे और एक रिकमेंडेशन का एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है सोल्यूशन? ये सबसे पहले तो आपके पास जो है वो कोड आ गया, ठीक, HTML का। HTML कोड है, हेड का टैग है, टाइटल का टैग है, और उसके बाद टाइटल के टैग के बाद आपने स्टाइल का टैग देना है। स्टाइल का टैग देने के क्यों देना है? क्योंकि उसने बैकग्राउंड कलर के बारे में बोला था, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर एंटर करने के लिए आपको ये टैग जो है वो देना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम जब ये टैग दे देंगे तो आप उसी के साथ उसको क्लोज़ भी कर दोगे। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। तो नेक्स्ट आपके पास स्टाइल और बॉडी आप बता देंगे, ठीक है। इंडिकेटर बॉडी के अंदर आपने क्या करवाना है, सिलेक्टर है ये, और बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर, यानी कि इसके अंदर आप एट्रीब्यूट देंगे और उसका यहाँ पे आप लिख दोगे, मतलब रेड ग्रीन ब्लू जो मर्जी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी है, आप यहाँ पे सिंपल ग्रे जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्टाइल का टैग क्लोज, हेड का टैग भी क्लोज, बॉडी का टैग स्टार्ट। अब ये बॉडी के टैग के अंदर ये कलर जो है वो चेंज कर देगा और ग्रे कर देगा, मतलब, ठीक है। और उसके अलावा बॉडी के टैग के अंदर हमने हेडिंग दी है, जो फर्स्ट पार्ट था उसका, उसने कहा था ना कि अपनी मर्ज़ी का कोई जो है वो टॉपिक आप हेडिंग के तौर पे दें, ठीक है। तो माय फेवरेट हॉबी मैंने लिखा और साथ में बता दिया कौन सी, फोटोग्राफी मेरी फेवरेट हॉबी, ठीक है। अब नीचे पैराग्राफ लिखना था उसके बारे में हमने, तो पैराग्राफ लिख दिया पी के टैग के अंदर, और ये पूरा पैराग्राफ बियर का टैग भी साथ में मैंने मेंशन किया ताकि नेक्स्ट लाइन में वो अपीयर करे। ये पूरा पैराग्राफ का टैग, ठीक। और इस पैराग्राफ के टैग के अंदर ये टेक्स्ट, पी के टैग के अंदर ये टेक्स्ट आ गया, और ये पी का क्लोजिंग भी हो गया। उसके बाद उसने इमेज मांगा है, ये आपके पास बिलो हेडिंग पैराग्राफ हमने कर दिया, और ये आपके पास उसने कहा है इमेज के लिए। तो इमेज के लिए हमने सोर्स IMG सोर्स कोई भी आप यहाँ पे दे देंगे, पूरा पाथ दे देंगे, ठीक। आर्ट इमेज, अल्टरनेट में आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, इमेज लिखा हुआ आ जाएगा। और भी एट्रीब्यूट स्पेस की मदद से हम दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। उसकी विड्थ बतानी है, उसकी हाइट बतानी है आपने, ठीक है, और जो भी आप मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा आईडी पार्ट में कि लिंक मेंशन करना है वेबसाइट का। तो नीचे पी के टैग के अंदर हमने वांट टू लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी, चेक आउट द लिंक। हम मतलब अगर आप चाहते हो फोटोग्राफी का मतलब कुछ और सीखना, तो आप लिंक पे क्लिक करें। कौन सा लिंक है? AHREF, ये आपके पास लिंक है। इस लिंक के ज़रिए से जो है वो आप जो भी मतलब लेना चाहो वो ले सकते हो। नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफी वेबसाइट, ठीक। तो इस टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपीयर होगा, ठीक। फॉर इंस्पायरेशन एंड टिप्स, तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब ये सारा काम हो गया, तो बॉडी का टैग भी क्लोज। सेट बैकग्राउंड ये वाला पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये ऊपर ये जो हमने किया था स्टाइल के अंदर, ठीक है।
और ये बॉडी का टैग भी क्लोज, HTML के टैग भी क्लोज, होप सो सारे सब टैग्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं, कोई टैग भी ओपन नहीं रहना चाहिए, सारे टैग्स क्लोज करने हैं आपने। ठीक, ये सब टैग्स क्लोज हो गए। अब हम इसकी देख लेते हैं आउटपुट क्या बनेगी। ये आपके पास वो कोड है जो कि सारा मैंने लिखा था। ठीक है, ये आपके पास पूरा कोड आ गया। तो ये आप देख सकते हो ग्रे इसने कलर जो है वो डिस्प्ले कर दिया, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ मतलब जो भी कलर करना चाहूँ वो कर लूँ और उसके मुताबिक आपको वो कलर जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये मैंने कलर रेड किया तो ये आपको रेड डिस्प्ले उसने कर दिया। ठीक है, तो जो भी कलर आप यहाँ पे मेंशन करें, कोड वर्ड ना भी लिखें तो सिंपल आप जो है वो यहाँ पे कलर लिख दें तो आपको वो मेंशन करके दे देगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। ये बैकग्राउंड कलर वगैरह भी कैसे उसने चेंज किया। अब यहाँ लिंक है, लिंक पे क्लिक करें तो भी आपको वो उससे रेलिवेंट जो है वो आपको दे देगा, डिस्प्ले कर देगा जो भी उस वेबसाइट के अंदर का है। ये आप देख सकते हो, इस वेबसाइट को मैंने क्लिक किया मतलब, ठीक है, तो वो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ये आपका वो वेबसाइट अपीयर हो रही है। ठीक है, ये आप पूरी वेबसाइट अपीयर करके दे दी है उसने, शो कर दिया उसने। ठीक है, ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो और में क्वेश्चन था उसका आंसर है। ठीक है, और उसके आंसर में आपके पास क्या था कि आपने स्कूल मतलब एक सेटअप बनाना चाहता है, तो उस सेटअप के अंदर जो है वो हर क्लासरूम में क्या आपने सेट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा कि रिकमेंडेशन में क्या कर रही हूँ। पहले हम जो है वो डिफरेंसेस दे देते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि क्या रिकमेंड मैं करती हूँ। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डिफरेंस है उसमें आपके पास हाई रिस्क होता है बस टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर जो है वो कंप्यूटर सारे कनेक्ट होते हैं इसलिए। और स्टार टोपोलॉजी में जो है वो एक हर कंप्यूटर के साथ हब कनेक्ट है, इसलिए सिक्योरिटी जो है वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और कॉस्ट इसकी जो है वो कम होती है बस टोपोलॉजी की, क्योंकि इसमें केबलिंग कम यूज़ होती है। स्टार टोपोलॉजी में केबलिंग भी ज़्यादा है और इसके अलावा जो सेंट्रल हब जो है सेंट्रल सर्वर यूज़ हो रहा होता है वो ही इट्सेल्फ कॉस्टली होता है। ठीक है, तो साइज़ की बात करें तो बस टोपोलॉजी सूटेबल है स्मॉल साइज़ के लिए और स्टार टोपोलॉजी लार्ज साइज़ के लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल होगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो सिंगल बैकबोन केबल होती है जो कि ऑल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होती है। बस टोपोलॉजी के अंदर, स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल हब होता है जिसके साथ सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। और रिकमेंडेशन जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी लगाई जाए, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी वाली प्रोवाइड की जाती है, स्केलेबल होता है और ट्रबल शूट के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो रिस्क मतलब कॉस्टली है लेकिन बाकी चीज़ें तो हमारी जो है वो ओवरकम हो रही है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम स्टार टोपोलॉजी इसमें यूज़ करें। ठीक, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। जो मॉडल पेपर था वो इतना ही था और इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसने बताई हुई है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आप जो है अपनी हेल्प के लिए देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होगा मतलब डायनामिक वेबसाइट्स के जरिए से रेलिवेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्रिएट डायनामिक वेबसाइट से रेलिवेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो, और फ्रंट एंड जो है वो स्क्रिप्ट क्या होती है, ये इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, के है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो आपके पास क्वेश्चन सेकंड पार्ट है वो आपके पास जो है वो हो सकता है डाटा टाइप से रिलेटेड, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, डाटा स्टोरेज से रिलेटेड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि दिया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट इसका जो है वो बताना चाहिए, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा कलेक्शन और डाटा स्टोरेज के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास स्टैटिक वेबसाइट के बारे में होगा, HTML और जो आपके पास बनती है HTML और CSS है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन होगा और ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक, और इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट आपका जो MCQs में आएगा वो बिजनेस प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एंटरप्रेन्योर जो 7 चैप्टर है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होगा। एंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशंस क्या है तो उससे रिलेटेड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक, और जो आपके पास फिफ्थ
पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर आपका होगा जी आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड, जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, और CPU माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक। और इसी तरह से आपकी ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मज़ीद बताई हुई है कि किससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और ये कंप्यूटिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। और में जो क्वेश्चन है वो आपके पास डिकम्पोज प्रॉब्लम से रिलेटेड टेक्निक्स जो होंगी उससे रिलेटेड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है वो सिंपल और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास सेकंड पार्ट होगा, और HTML और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। और थर्ड की बात करें तो हम ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड होगा, और इसका जो और में है वो कल्चरल प्रैक्टिस और सोशल और पर्सनल से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास डाटा कलेक्शन, डाटा टाइप्स और स्टोरेज, जो डाटा स्टोरेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक, फोर्थ पार्ट। और सामने आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से नीचे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। होप सो आपको इसकी समझ आ रही है। और ये आपके पास हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो 6 क्वेश्चन आएगा, और इसके सामने आपके पास जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा यहाँ पे HTML से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में। और ये जो है इसके और में आपके पास प्रोटोकॉल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। कोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें किसी भी किस्म का आ सकता है। मतलब आप कोड जो है वो आपने एरर निकालना है या आउटपुट देनी है या कोड लिखना है, किसी भी हवाले से जो है वो क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसलिए जो यहाँ पे बोला हुआ है ना, मतलब HTML से रिलेटेड क्वेश्चन है या इस तरह से, तो वो कंसेप्चुअल इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास जो है वो क्वेश्चन बन के आ सकता है, सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। अब ये जैसा कि एप्लीकेशन है लाइक मशीन लर्निंग वगैरह, तो यहाँ पे डिफरेंसेस पूछ लें या इस तरह से कुछ भी, ठीक है, बुक से आ जाएगा। तो ये आपके पास डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है मज़ीद, ठीक है। और ये आपके पास A है, A मींस एप्लीकेशन बेस, अप्लाई करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। सिंपल या तो सॉल्व करने के लिए, सिंपल और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली कैसे सॉल्व होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या फिर और में आपके पास जो है वो आएगा सिलेक्शन सीक्वेंस रेपिटिशन जावास्क्रिप्ट में जो हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड। एप्लीकेशन बेस मतलब कि यहाँ पे कोडिंग आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पार्ट्स मार्क्स 5 है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन कर सकता है। और ये आपके पास इसी तरह से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, और यहाँ पे भी आपके पास कोड एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे पूरा कोड लिखने के लिए आपको दिया जाएगा या आएगा, ठीक है। पूरा कोड आपने लिखना होगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर और ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है इससे रिलेटेड आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ये नीचे कॉग्निटिव लेवल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड। तो अब तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास हो, कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।